कारी साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं कि अभी जो मंजरनामा बदल रहा है, जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो किसी सियासी जमात का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो हम जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अच्छे मुंतजिम ज़रूर है वो, लेकिन वो हम पल्ला नहीं हो सकते आसिफ अली जरदारी के या मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब के। तो क्या वो अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो अच्छे तरीके से इलेक्शंस लड़ सकेंगे, या उनको सूट क्या करता है सारी सिचुएशन में? देखना ये है कि एक तो ये कि वो स्टैंड कहाँ करेंगे, उनके पास कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन सा हल्का इंतखाब उनके पास ऐसा है जिसमें वो जीत पाएंगे। कुछ इलाके हैं जो ज़ाहिर है सराइकी बेल्ट के हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जो सेंट्रल पंजाब के हैं जहाँ पर वो उम्मीदवार खड़े करेंगे। एक तो वो लोग शायद जाएंगे जिन लोगों ने कौमी असम्बली में तहरीक अदम इत्तेमाद के दिनों में जहांगीर तरीन साहब का साथ दिया था और इमरान खान साहब को छोड़ दिया था। तो ये सूरत हाल जो है अब आगे कैसे जाती है और ये किस तरह से वो शामिल होते हैं, उनमें से बाद लोगों के हमें अंदाजे हो रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं PMLN में, लेकिन PMLN ने ऐसा कोई न तो जाल बिछाया है ना ही ऐसा कोई ऐसी कोई जगह बनाई है कि जहाँ से वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हों और पता चल रहा होगा कि वो भी लोगों के साथ मिल रहे हैं। जरदारी साहब ने लाहौर में जाकर कैंप लगा दिया और वहाँ पर लोग उनसे मिल रहे हैं और पता भी चल रहा है कि वो अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कर रहे हैं। इस तरह का कोई कैंप ऑफिस कैंप नहीं किया गया है, ना मोहतरमा मरीम नवाज़ की तरफ से, ना शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, ना ही किसी और लीडर की तरफ से कि वो अपना कैंप लगाते और देखते कि उनके कैंप में कौन कौन आते हैं। लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो PMLN के कैंप में जाना चाहते हैं, उन लोगों में से जिन लोगों ने जो है साथ दिया था तहरीक अदम इत्तेमाद का, लेकिन वोट नहीं किया था। उन्होंने एक माहौल बनाया था। माहौल ये बनाया था कि इतने लोग छोड़ चुके हैं इमरान खान को और बाकी लोग जो हैं अगर वो आ जाएं तो और उनका वो टूट जाए जो साथ दे रहे हैं इत्तेहादी जमातें, तो शायद वो लूज़ कर जाएंगे, और यही हुआ था। तो अब इस सारी सूरत हाल में जहांगीर तरीन साहब का तो एक तय है कि वो एक पार्टी बनाएंगे, लेकिन वो बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी नहीं होगी। उसके बाद 10, 12, 15 सीटें हो सकती हैं, लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और वो जाकर अलायंस किससे करते हैं बाद में हो सकता है कि वो GDA, क्योंकि उनके जो है वो करीबी अजीज़ हैं पीर वगैरह, तो हो सकता है कि पीर वगैरह के साथ जाकर वो अलायंस करें और उनके साथ जाकर बैठें। या ये हो सकता है कि उनके दूसरे अजीज़ जो हैं वो मखदूम अहमद महमूद हैं, उनके ब्रदर निस्बती हैं, हो सकता है कि उनके साथ जाकर अलायंस करें, और मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी से भी उनका यही रिश्ता है। तो अब क्या वो आगे किस तरह से जाते हैं ये इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो आमिर ज़िया साहब, आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो उनके लिए सूटेबल ये नहीं था कि वो मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी या किसी बड़ी जमात के साथ मिल जाती? अच्छा, आमना आपने जो अपने इब्तदाई कलमात में एक बड़े अच्छा जुमला कहा था कि जहांगीर तरीन जो हैं वो अच्छे मुंतज़िम हो सकते हैं जी, ठीक है ना। मैं उसमें ज़रा से इजाफा करूँ आपकी इजाज़त से कि वो मुंतज़िम हो सकते हैं, सियासतदान हो सकते हैं, लेकिन रहनुमा नहीं हो सकते। बिल्कुल। मैं रहनुमा अपनी सीट लीडर में और सियासतदान में फ़र्क करता हूँ। सियासतदान तो बेशुमार होते हैं, आप ईंट उठाएंगे आपको सियासतदान उसमें से नमूदार होगा। लीडर एक आध होता है, जैसे आपने कहा कि बकौल आपके जरदारी साहब एक रहनुमा हैं, नवाज शरीफ एक रहनुमा है, साबिक़ वज़ीर आज़म एक रहनुमा है, ठीक है ना। तो जहांगीर तरीन उस कैटेगरी में नहीं आते। ये किसी अच्छे लीडर का नंबर 2 बहुत अच्छा बन सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, उसके लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन खुद से किंग बनना तो मुझे ज़रा सा डाउट है। अभी जो लगायत साहब बात कर रहे थे उसमें बड़ी इंट्रिकेट बातें उन्होंने बताई ना। देखें, ये इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है और हम सबको अंदाज़ा है कि उसमें इनका जो भी कहते हैं ना जोड़ तोड़ हो रहा है वो इलेक्टेबल्स के दरमियान हो रहा है, उसमें अवाम नहीं आते। सही, अवाम का कोई तस्करा ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी सियासी जमात बनती है वो बनती है किसी विजन, किसी नजरिए के लिए। तो सवाल पैदा होता है कि भाई आपका विजन और आपका नजरिया क्या है। देखिए, PTI का जो हम देखते हैं कि अरूज जब मुशर्रफ साहब का दौर हुकूमत खत्म हुआ तो बड़ा ख्याल था लोगों को कि जी हमें नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पे भरोसा नहीं करना। ये ख्याल इस्टेब्लिशमेंट में भी था और ये अवाम में भी था। जो सिक्का बंद एंटी पीपल्स पार्टी लोग थे वो भी एंटी पीपल्स पार्टी थे और नून लीग से भी खुश नहीं थे।
तो उसमें एक तीसरी फोर्स की जगह बनी और इमरान खान जो है वो सामने आए, पीटीआई सामने आई और मजबूत तरीके से आई। अच्छा, उनका जो पूरा बयानिया था वो सिर्फ मुखालफत से ज़्यादा आप समझे इस हद तक चले गए थे कि दुश्मनी या नफरत थी उनको बाकी दो पॉलिटिकल पार्टी, है ना जी। अच्छा, अब क्या जहांगीर तरीन आके क्या बयानिया देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं लगाई साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि जनाब वो 10, 11, 8 सीट्स, 12 सीट्स, लेकिन एक कौमी सतह की सियासी जमात बनाना वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो यही समझते हैं आप कि इसी वजह से फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जो बड़े बड़े रहनुमा थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स थे, ये इसलिए अंदर नहीं जाना चाह रहे, इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे जहांगीर तरीन से? देखिए वहां पर एक और खेल हो रहा है, वहां पे एक और खेल हो रहा है कि पीटीआई के साथ जो है वहां पे वो देख रहे हैं कि क्या कोई माइनस होगा उसमें से। अच्छा, अगर कोई माइनस होगा तो जो पीटीआई का वोट बैंक है वो तो उस माइनस शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है, तो चाहेंगे कि उसका आशीर्वाद लेकर फिर हम सियासत में जाएं, ताकि उस वोट बैंक को, जो एंटी पीडीएम वोट बैंक है, वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ज़रा से ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा उस किस्म के सियासतदान हैं। वो भी देखो और उसके बाद इंतजार करो और देखो। और उसमें एक और मेरे नुकता है कि पीटीआई को अपने बड़ा गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि क्या हुआ कि उसके जितने बड़े बड़े सियासी पहलवान थे वो 2-2 दिन की मतलब कैद बर्दाश्त नहीं कर सके जी। और माजी में आप देखते हैं कि मतलब है कि हर पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, लोगों ने जेलें से ही हैं। नैप एक पार्टी हुआ करती थी आपकी पैदाइश से बहुत पहले की, उसके लोग कई बरस जेलों में रहे, तो इनके साथ क्या हुआ? लेकिन यहाँ पे सवाल आमिर जैसा साहब और नज़ीर लगारी साहब ये बनता है कि कहा यह जाता था जी, इनके बारे में एक तासुर था शाह महमूद कुरैशी के बारे में कि जैसे मुश्किल हालात आएंगे तो ये छोड़ के चले जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो भी नहीं गए और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखते थे चौधरी परवेज इलाही साहब, इनको भी हमने देखा कि किस तरह की ये सियासत करते आए हैं, लेकिन अभी वो भी डटे हुए हैं। आज जो उनका बयान आया है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक उन्होंने फिर से बताया कि खड़े रहें, डटे रहें, क्योंकि हम डटे हुए हैं, आपने पीछे नहीं हटना। यानी -1 जो फॉर्मूला है अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है इन लोगों के लिए, इन शख्सियात के लिए। नहीं, इनके लिए है, इनके लिए सिर्फ ये है कि वो माइनस हो जाएं। असल में इनसे मेरे ख्याल में कहा यही गया होगा या इनको इशारा यही दिया होगा, भाई डट कर रहना। आपको पता है एक और भी ऐसे हैं जो अब भी डटे हुए हैं उन दो की मुखालफत में, और इससे आगे हम नहीं कहते हैं। वो जनाब शेख रशीद साहब हैं, वो किस तरह डटे हुए हैं और वो किस तरह PMLN की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी या चौधरी परवेज इलाही या शेख रशीद या फवाद चौधरी या जहांगीर तरीन, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो क्राउड को, लोगों को लेकर साथ चल सके। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, ना ऐसा किसी को बनाया गया, ना ऐसा किसी की साख्त हुई है। वो एक घने पेड़ के नीचे थे जो उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से गमले में उगाया गया था और फिर पेड़ में लगा दिया गया था, उसके नीचे ये परवान नहीं चढ़ सके। ये बहुत बोने हैं इंतहाई माजरत के साथ, और वो उतनी बड़ी छाँव पैदा कर ही नहीं सकते हैं, लिहाजा ये ऐसे ही चलेंगे। और मैं तो माइनस के फार्मूले के बुनियादी तौर पर ख़िलाफ़ हूँ। माइनस किसी चीज़ को किया नहीं जा सकता है, लेकिन आपको देखना ये होगा कि जो लोग इशारे पर खड़े हुए हैं कि जनाब बस हमें कोई माइनस हो जाए और हम मैदान में आ जाएं, तो मैदान उनके लिए बिल्कुल नहीं होगा। सही। आमिर ज़िया साहब, जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, माहौल जो देख रहे हैं, उससे आपको पहले क्या लग रहा है कि इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे? और अगर हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो किस पार्टी को अभी फिलहाल आप देख रहे हैं आगे कि ये लीड कर पाएगी? ये मैं आता हूँ इस सवाल के ऊपर। ये जो लगाई साहब ने बात की ना, इस पर थोड़ा सा और इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं आपकी इजाज़त से, कि देखिए ये जिन्होंने जितने नाम लिए, मैं पीटीआई के DNA की बात करूँ, पीटीआई का DNA जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जो साबिक वज़ीर आज़म का DNA है खमीर जो है वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सही। वो बहालत मजबूरी या ऐसे हालात वाक़यात पैदा हुए होते हैं ना कि हालात का जबर आपको एक उसमें डायरेक्शन में धकेलता है, लेकिन फिर भी आप दिल से वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होते, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होते। तो ये लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अब आप देखें ना, परवेज इलाही साहब की जो पूरी सियासत है हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही। ही वाज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। शाह महमूद कुरैशी भी कोई इनकलाबी लीडर नहीं है, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। बाकी पीटीआई के जितने लोग हैं, फवाद चौधरी ले लें, आप नाम लेते जिन्होंने छोड़ दिया या जो अभी भी साथ है ना, अब इनको इनमें जो एक तशवीश है, एक तो लगाई साहब की इंटरप्रिटेशन है कि जी मौका परस्ती की खाली ना, मैं उसको जरा आगे बढ़ाऊंगा कि इनकी जो पूरा फोकस है वो ये है कि जो एंटी पीडीएम वोट बैंक है उसको हम शैटर ना होने दें, बिखरने मत दें, उसको हम कैसे संभाल के रखें इलेक्शन तक। ये चैलेंज है पीटीआई के लिए बहुत बड़ा, ठीक है ना। अच्छा, उसमें दो सिनेरियो होंगे जी। माइनस अगर होता है,
अब वो लगाई साहब कहते हैं कि जी अच्छी बात नहीं, मैं एग्री करूंगा, अच्छी बात नहीं कि माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर माइनस होता है, हमारी सियासत की हकीकत है, माजी में लोग हुए हैं, तो भी आपको उसको माइनस होते हुए भी बचा चलना है कि जो रह जाए वो तो होना हमारे पास। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो रही है। और पीटीआई के लिए मतलब है, मैं फिर कहूंगा, बार बार दोहराता हूं कि भाई इसको अगर आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमात, और जब भी आप देखें, जो मेरा नुक्ता रह गया था कि 2-2 दिन में लोग क्यों कोलैप्स किए, कि एक तो जाहिर है कि उनका कुछ का सियासी पस मंजर नहीं था, दूसरा उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने वाले हैं ही नहीं, तो हमें क्यों उस लड़ाई में झोंक दिया गया, हम क्यों उस तरफ चले गए। तो 9 मई का जो वाकया था वो गेम चेंजर हुआ। अच्छा, उसमें अगर कोई ये समझे नादान कि 9 मई के बाद बिजनेस एज यूजुअल होगा, मुल्क में वो तो नहीं होना था। जाहिर है कि जो फौज की क़यादत है वो उसका रद्दमल देना था वो जानिब थे कि कभी पाक की तारीख में ये नहीं हुआ कि आपने जो उसके ऊपर जो कहते हैं ना कि शोधा की यादगारों के ऊपर या उनके जो बिल्कुल ऐसे वाकयात पहले कभी है ना, तो उनका रद्दमल समझ में आता है। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब है कि पीटीआई से जो नादानी हुई या उसकी क़यादत से उन्होंने सोचा कि अगर हम ब्रिंकमैनशिप करेंगे तो हमें अपने लिए जगह मिल जाएगी, तो